जो मेरा लीनियर मोमेंटम है उसमें अगर रेडियस को मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है ना। अब यही मुझे प्रूफ करना है तो आगे चल के मुझे प्रूफ क्या करना है मैं बता देता हूं। टू प्रूफ जो ये चाहते हैं वो ये है कि dl अपॉन में जो dt है वो टॉर्क होता है ना। ये हम निकालेंगे, कैसे करते हैं देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर भी आ जाएगा dl अपॉन में dt और यहां पर भी आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां लग जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले r वेक्टर को बाहर बिठाएंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे मोमेंटम का, फिर p वेक्टर को दरवाजे पे बाहर बिठाएंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे r वेक्टर का। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो dr अपॉन dt होता है ये तो वेलोसिटी हो गया, dx अपॉन dt बोल सकते हैं इसे हम, है ना। तो dx अपॉन dt या dr अपॉन dt बात एक ही है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम वेलोसिटी वेक्टर में तब्दील कर सकते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा ये जो पार्ट है dp अपॉन dt, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम f वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, फोर्स है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है dp अपॉन dt। बहरहाल इनको हम आप अलग से भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास f वेक्टर होता है, जो आपके पास f वेक्टर होता है वो होता है मेरा dp और ये हो जाता है dt, और जो dr वेक्टर होता है वो हो जाता है मेरा वेलोसिटी वेक्टर जो कि होता है dr वेक्टर अपॉन में dt। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास r वेक्टर और क्रॉस में क्या आ जाएगा मेरा f वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा r वेक्टर और ये f वेक्टर। अब यहाँ देखना मैं इसे क्यों कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास स्केलर क्वांटिटी होती है इनटू वेलोसिटी वेक्टर और बीच में लगा हुआ है क्रॉस। तो आप देख पाएंगे बीच में लगा है क्रॉस। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब कभी भी कोई भी यूनिट वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस में वो जीरो होता है ना, लेकिन जब भी डॉट में लेंगे आई कैप डॉट आई कैप वो 1 होता है, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पूरा जीरो। तो ये पूरी टर्म ही शून्य में समा गई, इसे पूरी टर्म को जीरो बोलेंगे, है ना। इसको आप स्टेप में नीचे अलग अलग करके लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे समझा दिया है। तो ये v क्रॉस v वेक्टर, जो ये v क्रॉस v वेक्टर है ये जीरो बन गया, तो ये जो पूरी टर्म है वो हमारे पास जीरो निकल कर आ गई। अब ये पूरा तो खत्म, बचा कितना, r वेक्टर f वेक्टर। अब आपको याद होगा टॉर्क में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, तो ये जो हमारे पास है ये टॉर्क बन जाएगा। तो dl अपॉन dt ये हमने प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क के बराबर होता है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम बोलें तो जो L है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा, है ना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। जैसे ही ये जीरो होगा तो dl भी जीरो हो जाएगा। अगर dl जीरो हुआ तो आप बोल सकते हो L कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा एंगुलर मोमेंटम में, तो L हो गया कांस्टेंट। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, धागा लेते हैं और अपने ऊपर पत्थर बांधते हैं और इसे गोल गोल घुमाते हैं, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। आप मौत का कुआं डेथ वेल देखते हैं रामलीला मैदान में, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आप बैलेट डांसर को देखते हैं, वो पहले हाथ को साइड कर लेती है फिर हाथ को खोल देती है ना, तो उसकी स्पीड में जो वेरिएशन आता है वो इनर्शिया इंटू ओमेगा से आता है ना, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2। ये कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। तो जो L होता है वो m इंटू वी इंटू आर होता है। अब यहाँ पे जो v होता है वो r इंटू ओमेगा होता है, तो r इंटू ओमेगा इंटू में m इंटू में r, तो यहाँ पे देखें तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब एम आर स्क्वायर तो इनर्शिया होता है, तो ये बन गया ना L I इंटू ओमेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अब मैं इसके बी पार्ट पे जाने वाला हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग में तो हम इसे डालेंगे ही, वहां पे आप इसको समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं
कि रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने एक सिमेट्रिकल फिगर लेट सपोज ड्रॉ कर ली, तो ये हमारे पास आ गई एक सिमेट्रिकल फिगर, और ये रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। हम मान लेते हैं यहां पर एक मास है m1, हम मान लेते हैं यहां पर एक मास है m2, हम मान लेते हैं यहां पर एक मास है m3, हम मान लेते हैं यहां पर एक मास है m1, और इन सारे मासेस का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी रहा होगा। तो अब हम मान लेते हैं इस एक्सिस से, ये जो इनर्शिया वाली एक्सिस है एंगुलर की, तो यहां पर देखिए इस एक्सिस से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा r1। अगर हम देखें तो यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज कर लेते हैं r3। हम देखें तो यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं सपोज कर लेता हूं r2, m2 के लिए r2 और m4 के लिए r4। अब इन सारे मासेस को मैं सपोज कर लेता हूं कि एक ही पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो गए, जैसे हम सेंटर ऑफ मास में करते थे। मैं मान लेता हूं इन सारे मासेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट इस एक पॉइंट पे आके पड़ रहा है, और इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से है k। ये डिस्टेंस हम k मानते हैं। तो इसकी पहले तो डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन की, इट इज द imaginary point, it is the imaginary point on which we are supposed to be whole mass of a body concentrated. So now मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका निकलता है वो आता है mk²। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर मैं अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं तो पहले वाले मास का आएगा m1r1², ऐसी m2r2², ऐसी m3r3², करते करते आ जाएगा mnrn², ये बनेगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये बहुत सारे मासेस हैं। अगर मैं इन सारे मासेस को आइडेंटिकल सपोज कर लेता हूं कि सारे मान लो आइडेंटिकल हैं, तो आप देखेंगे n टाइम्स आ रहे हैं, तो जो मेरा मास है वो n टाइम्स आ रहा है, तो m इंटू n कॉमन ले सकते हैं, r1² r2² करते करते ये आगे चलता जाएगा rn²। अब ये जो टोटल मास है m इंटू n, इसको हम बड़ा लेटर लिख सकते हैं, जो मैंने सपोज किया था फिगर में कि मैंने मान लिया इन सबको मिला के एक टोटल मास आ रहा है बिग लेटर ऑफ m। सो नाउ टोटल मास आ गया बिग लेटर ऑफ m। अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे? mk²। ये k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k ही जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहां देखेंगे ये m r1² r2² एंड हियर इट इज rn²। m से m कट जाएगा, फिर यहां पर देखना। अच्छा, ये जो n की वैल्यू है ये तो टोटल मास हो गया है, k² कट गया, तो आपके सामने एक वैल्यू निकल कर आ रही है k², जो कि r1² r2² करते करते जा रही है rn²। यस और नो? तो ये जो डिस्टेंस आता है कुछ इसी तरीके से आता है। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर ये n टाइम से आ रहा था, अगर आपने यहाँ पे n लगाया, मास को कॉमन लिया, अगर आप n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तो n को डिवाइड भी तो करना चाहिए था, मैथमेटिकल रूल है ना। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय n करना भी जरूरी है। अब लास्ट स्टेप में इस स्क्वायर को हटा के इस पे रूट लगा दीजिए और डेरिवेशन कंप्लीट। तो फाइनल होगा अंडर रूट r1² देन r2² गोज टू rn² अपॉन में n। तो यहीं पर ये डेरिवेशन फिनिश हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलेंगे, आप ही के क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। ब्लॉक ऑफ अ मास 2m, तो इस 2m पर मुझे नेट फोर्स बताना है। तो यहां पर देखेंगे नेट फोर्स मुझे किस पे बताना है? 2m पर बताना है। देखो इस पूरे क्वेश्चन में ना उसने हमें बहुत बड़ी हिंट दी है, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसने बोला ये पूरा सिस्टम जो है m 2m 3m ये f फोर्स से ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v है। v को इन्होंने कांस्टेंट बोल दिया, मतलब कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही तो कांस्टेंट ही है। अगर मेरे पास ये v कांस्टेंट है तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो मतलब वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा अगर वो कांस्टेंट है। अगर नो चेंज तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन टी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। वंस एक्सेलरेशन जीरो तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये फोर्स ही जीरो हो गया तो ये तो एक ही, मतलब ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन सब पर जो फोर्स यहां लग रहा है वही फोर्स यहां लगना चाहिए, मतलब इस पे टोटल जो फोर्स है वो एफ नेट जीरो ही होना चाहिए। और सब पर फोर्स बराबर होगा, क्यों होगा उसका कारण है क्योंकि जो टेंशन की वजह से, देखो वैसे तो लंबा आंसर टेंशन से कर रखा है कई लोगों ने, लेकिन वो टेंशन वाला पार्ट भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर में आया। आपको बस ये देखना है कि इंटायर फोर्स अगर जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि ये पूरा सिस्टम साथ में ऊपर जा रहा है। अगर सब पर फोर्स अलग होता तो ये रस्सी टूट जाती, और रस्सी टूट जाती तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता, जो कि उन्होंने बोला नहीं है। मतलब ये सिस्टम मेंटेन है, अगर सिस्टम मेंटेन है तो नेट फोर्स जीरो, तो इस 2m पे भी जीरो, 3m पे भी जीरो और m पे भी जीरो। चाहे टेंशन, कुछ लोग टेंशन से करते हैं ऐसे, आप टेंशन वाली इक्वेशन लगाना, सब पे फोर्स जीरो आएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा जीरो। ठीक है, ये आंसर है जीरो, खत्म। फिर चलते हैं हम अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्कर में पूछा है कि इन्होंने बोला है 2 स्प्रिंग दे रखी है। वो बोलते हैं किस स्प्रिंग में वर्क ज्यादा होगा, एक्सपेंड होगा इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। अगर उसे खींचा जा रहा है सेम अमाउंट, तो पॉइंट टू बी नोटेड, सेम अमाउंट खींचा जा रहा है मतलब फोर्स की बात कर रहा है। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, जो स्टिफनेस होती है ना, उन्होंने एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, इन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क एक्सपेंडेड इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। और इसमें एक स्टिफनेस के ऊपर और कमेंट दे रखा है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, मैं देख देता हूं। उन्होंने KA, उन्होंने बोला है स्टिफनेस A की ज्यादा है, मतलब जो स्टिफनेस होती है A की ज्यादा है और B की कम है। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। A की स्टिफनेस ज्यादा है, B की कम है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन K की वैल्यू होती थी, कैसे होती थी बताता हूं। तो जो F होता है वो KX होता था, या माइनस लगा देते थे। K ही स्टिफनेस होती है, फोर्स क्या होता है लोड, X क्या होता है डिफ्लेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, लोड को इन्होंने क्या बोला, सेम अमाउंट में है, मतलब लोड पे K डिपेंड नहीं करेगा। अब K किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन पर। X पे डिपेंड करेगा, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। हमें यही बताना है कि कौन सी स्प्रिंग में खिंचाव ज्यादा होगा। तो आप कैसे लिख पाएंगे इसको, कि अगर हमारे पास गिवन है KA इज ग्रेटर देन KB, तो X के लिए अगर मैं बात करूंगा तो X में सिंबल पलट जाएंगे क्योंकि ये इसका दुश्मन है। तो अगर ये ग्रेटर बोल रहा है तो ये स्मॉलर हो जाएगा। इसका मतलब B में खिंचाव ज्यादा होगा, X में खिंचाव कम होगा, है ना। यहीं पे आंसर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 सीधा केपलर लॉ से आया हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है केपलर्स लॉ ही है, वही है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट ऑफ जुपिटर, अब यहां देखना, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। चलो डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ जुपिटर मतलब r ऑफ j इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ। ये आ गया मेरे पास पहली इक्वेशन। फिर बोलता है फाइंड द पीरियड, मतलब किसका, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर रेवोल्यूशन। अच्छा, हमें अर्थ का टाइम पीरियड तो पता होता है 1 साल, 1 साल में धरती दोबारा एक पूरा चक्कर काट लेती है ना, न्यू ईयर मनाते हैं हम लोग। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें पता है 1 साल, और निकालना है टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है केपलर्स लॉ में, थर्ड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी मेरा डिस्टेंस होता है उसकी क्यूब, यही पढ़ा था। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के हम के लिख देते थे कई बार,
है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ की बात करता हूं तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर के टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ अर्थ की क्यूब, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे जुपिटर की बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो तो के से के कट जाएगा। अच्छा, अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल माना है तो 1 का स्क्वायर अपॉन जुपिटर का स्क्वायर, यहाँ पे आर ई अपॉन आर जे, आर जे को नीचे ले जाएंगे आप तो आप कुछ इस प्रकार इस पोर्शन को कर पाएंगे कि आर जे अपॉन में आर ई का जो रेशो है वो 5.2 होता है, या उल्टा है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये भी क्यूब है तो यह रहेगा 1 अपॉन में 5.2 की होल क्यूब। अब टीजे निकाल लोगे, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर आ गया तो जुपिटर को उधर ले जाइए 5.2 की क्यूब और यहां आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। जुपिटर स्क्वायर तो इधर आएगा 5.2, है ना, विजिबल है स्क्रीन, कैमरे पे चेक करना, नीचे जा रहा है मेरा कंटेंट थोड़ा नहीं दिख रहा, जस्ट वेट अ मिनट, अब देखिएगा। सो नाउ 5.2 3 की पावर 3/2 ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर। ये आंसर हमारा हमारे सामने है। अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 11.86 ईयर आता है वैसे, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन एक तरीके से कंप्लीट होता है। सेक्शन बी 2 मार्कर में था, इसका एक थ्योरी क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी करा देता हूँ कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या अंतर होता है। अगर वर्बली बोल दूं तो भी टाइम बच जाएगा आपका। देखो, इनर्शियल मास जो होता है वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल मास होता है, इसी का ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा ना 20 में, बी पार्ट है ना और करके, ग्रेविटेशनल मास में हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, g टाइम्स ऑफ mm अपॉन r स्क्वायर। इनर्शियल मास में मोशन का, एक्सेलरेशन का, इनका ज्यादा महत्व है, लेकिन ग्रेविटेशनल में हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। बस ये थ्योरी था, वो भी मैं लिख दूंगा अभी।